अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है? ये समुच्चय है सभी विषयों का, सभी विषयों का डायनेमिज्म है, दैट इज नोन एज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत होता है वो होता है न्यूज़पेपर एंड गवर्नमेंट मैगजीन, नॉट मैगजीन्स, गवर्नमेंट मैगजीन्स। ध्यान से सुनना, न्यूज़पेपर। कई बार बहस होती है कि सर क्या पढ़े, हिंदू पढ़ें या फलाना पढ़ें। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, either you read Hindu or not, it doesn't matter. Do you have ability to understand the news? अगर आज ये खबर आती है कि भाई जो है वो यूथनेशिया पर, पैसिव यूथनेशिया पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सो व्हाट द हेल, तुम चाहे हिंदू से पढ़ो और चाहे जागरण से पढ़ो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी को इस बात से मतलब है कि तुम्हें इसके सारे बिंदु क्लियर हैं या नहीं है। यूथनेशिया का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य देशों में इसके क्या प्रावधान है, क्या भारतीय समाज इसके लिए तैयार है, इसके विरोध के बिंदु क्या हैं, ये अगर आप उस पेपर से भी तैयार कर लो जिस पर रख के तुम समोसा खाते हो ना, तो भी बहुत है। सो न्यूज़पेपर, हमारा स्टूडेंट क्या होता है, बड़ी लंबी समय तक न्यूज़पेपर की लड़ाई लड़ रहा होता है, सर ये पढ़े। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए अपराध बहुत बड़ा पैदा होता है, हिंदू नहीं पढ़ पाते। अरे नहीं पढ़ पाते मत पढ़ो भाई, हिंदी पढ़ो। बट सवाल है कि इस न्यूज़पेपर को समझने की क्षमता आपकी कितनी है। एंड अनफॉर्चुनेटली हिंदू का जो एक प्रोपेगेंडा है कि हिंदू बहुत अच्छा पेपर है, केवल अकेले हिंदू जो है वो किसी भी इशू को कवर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक तुम उसको सपोर्टिव स्टाइल में लेकर नहीं जाओगे, उस पर्टिकुलर बिंदु पर जो है वो कुछ कॉलम्स नहीं पढ़ोगे। और आज के समय में इंटरनेट आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहा है। देयर आर डिफरेंट एप्स, वो क्या होते हैं, वो सारे एडिटोरियल को लेकर जोड़ देते हैं। आज आपने पढ़ा कि यूथनेशिया के साथ ऐसा हुआ, या आपने कावेरी जल विवाद पे पढ़ा, आप 4 पेपर का उसमें क्या होता है, आरएसएस फीड होता है, आपने उठाया उस कावेरी जल विवाद पर आपने 4 क्या किया, एडिटोरियल पढ़ डाले। सो नोबडी विल आस्क यू कौन सा पेपर तुमने पढ़ा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे हैं और तुम अगर इंटरव्यूअर बोर्ड के जो है अगर सवालों का जवाब दे पा रहे हो, यू आर इन, मोस्ट वेलकम सर। सो न्यूज़पेपर अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर लो, ठीक है। अगर तुम हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हो और पूरा दिन भर तुम इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम है। यू जस्ट रीड इट क्विकली एंड थिंक इट, इसके क्या प्रभाव होंगे, बस हो गया तुम्हारा काम। सो ये प्रोपेगेंडा में हमें नहीं फंसना है, इसी से बचाने के लिए मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है, राइट। तुम्हें सबसे पहले अपनी पसंद का न्यूज़पेपर उठा लो जो तुम्हें अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लो कई स्टूडेंट है जिसकी वोकैबुलरी बहुत खराब है, इंग्लिश बहुत खराब है, अब वो दिए पड़ा हिंदू के साथ, सुबह से शाम हो गई, एक एडिटोरियल उसको समझ में नहीं आया, मर गया बेचारा जाकर शाम तक, फिर अपराध बोध के साथ, अरे यार पूरा दिन खराब हो गया, एक पेपर नहीं पढ़ पाए। फिर उसको कुछ दिन बाद लगेगा हम आईएएस नहीं बन सकते, हम हिंदी वाले हैं, चलो पीसीएस की तैयारी करें, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा में फंसा हुआ है। और प्रोपेगेंडा का सिंपल सा हिस्सा है, आप न्यूज़पेपर अपनी समझ के हिसाब से उठाइए, आपको अपनी समझ बनानी है। और न्यूज़पेपर अकेले काफी नहीं है जब तक कि तुम उसको अन्य विचारों के साथ जोड़ नहीं देते। और ये बहुत आसान है, तमाम ऐसी ऐप आती, संपादकीय के नाम से, न्यूज़पेपर एडिटोरियल के नाम से, वो क्या करते हैं, सभी एडिटोरियल को एक ऐप में डाल देते हैं। अब आपका आज की खबर आई, आपने पढ़ा और उसके संबंध में आपने एडिटोरियल 4 उठाकर पढ़ लिया, इट्स सो ईजी। बट आपका तरीका जो होना चाहिए वो उसके साथ जाना चाहिए। सेकेंड होता है गवर्नमेंट मैगजीन्स, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, और गवर्नमेंट के प्रकाशंस, ठीक है। हर मिनिस्ट्री अपना क्या करती है, बुक निकालती है। द लास्ट वन अभी मैं और किसी मैगजीन पर नहीं आ रहा, उसका कुछ कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मैं गवर्नमेंट मैगजीन पे फोकस कर रहा हूं। इन गवर्नमेंट मैगजीन पे, ये सब्सिडाइज मैगजीन होती है, ठीक है, जिस दाम पर मिलती है उससे कहीं ज्यादा इनकी कीमत होती है। तो पहली बात तो ये आपके पॉकेट में आएगी, 20 रुपए 22 रुपए यही मैगजीन की कीमत है, ठीक है, ये आपके पॉकेट में। दूसरा, देश के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो जिन्होंने जीवन भर बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, जिनका एक एक्सपर्टीज है, जो अपनी विद्वता की ऊंचाइयों पर है, वो इसमें आर्टिकल्स लिखते हैं। मान लो हरदीप पुरी साहब जो है वो शहरी विकास के बारे में लिख रहे हैं और आज के समय में वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब आप सोचो, उस व्यक्ति का अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा ना, पूरे जीवन भर का अनुभव। अगर वो कोई आर्टिकल शहरीकरण पे लिख रहा है कि जो है वो जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन या नियोजित शहरीकरण होना चाहिए, प्लान्ड अर्बनाइजेशन होना चाहिए,
सो उसकी विद्वता क्या होगी, उसके पूरे जीवन का निचोड़ उसके आर्टिकल में होगा कि नहीं होगा। और आपको अगर उस आर्टिकल को आपने पकड़ लिया तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जब मैं किसी पर्टिकुलर मैगजीन की बात करता हूं, बुराई उसमें भी नहीं है, मतलब कोई भी अगर आप, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी आप पर्टिकुलर मैगजीन उठाते हो, उसमें क्या होता है किसी एक व्यक्ति की सोच होती है, और जरूरी नहीं कि वो सोच जो है वो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति की हो या बहुत उसने काम किया, हो सकता है आपका हमारे जैसा एक स्टूडेंट हो उसने लिख दिया हो, ये भी संभव है। तो मैं हमेशा मैगजीन को कहता हूं कि जब आप कुछ ना कर पाए और घटनाओं का कलेक्शन आपके पास ना हो, जो न्यूज़पेपर में जैसे कौन आया कौन गया, किसने कौन सा खेल हुआ, इंडिया ने कौन सा मैच जीता, इसकी जो घटना एक न्यूज़पेपर में आप नहीं कवर कर पा रहे, इसके लिए आप किसका सहारा लीजिए, मैगजीन का सहारा लीजिए। बट अपने विचार को समृद्ध करने में, अपनी पढ़ाई को ऊंचाई पर ले जाने में, मैं फिर आपको डायरेक्ट इसके लिए इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको यहां आने के लिए कहूंगा, आइदर न्यूज़पेपर और आइदर मैगजीन। अब सवाल ये है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जो न्यूज़पेपर में दिया होता है वही तो मैगजीन में दिया होता है, सो मैं क्या करूं, अपना टाइम बचाऊं और मैं जल्दी से न्यूज़पेपर पढ़ लूं, कई लोग मैगजीन पढ़ लूं, आप में से कई लोग कहते हैं। तो दोस्त पहले तो ये फर्क जान लो कि न्यूज़पेपर का महत्व क्या होता है, राइट। और यूपीएससी में तुम्हें क्या चाहिए होता है, यूपीएससी में जो कुछ भी मुद्दे बनते हैं वो एक कॉन्टिन्यूटी में बनते हैं, एक सततता में बनते हैं, एक फ्लो में बनते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई भी निर्णय आया, कावेरी जल विवाद को लेकर निर्णय आया या किसी और चीज को लेकर निर्णय आया, आप देखोगे कई दिन तक न्यूज़पेपर में क्या होता है, कंटिन्यूटी चलती रहती है। अभी जैसे माननीय जो है हमारे सांसद, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हुए, उसके बाद हमने देखा हर पेपर में जो है उन मुकदमों को लेकर एक पर्यवेक्षण, किसी ने बताया कि राजनीति में शुचिता नहीं है, किसी ने बताया कि जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, किसी ने कहा कि कुछ ऐसे विधेयक लाने चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। क्या होता है, ये जो विचार आते हैं, ये विचार जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बीज पड़ जाता है। जो खेत में बीज डालते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद फसल उगती है। तो जब आप ये डिफरेंट विचारों को पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है, ये विचार पैदा हो जाते हैं। जब विचार पैदा होंगे तो वाक्य बनेगा। When there is a thought, there will be sentence. जब वाक्य बनेगा तो उन वाक्यों को तुम अपने हाथ के माध्यम से अपनी कॉपी में उतार सकते हो। So when you have the less word, when you have the less thought, you have the less word, you have the less sentence, you will write lesser and lesser in your copy. So जब मैगजीन में आप पहले से ही प्रिसाइज कर लोगे अपने आप को, मेरे को इतना ही पढ़ना है, तो तुम्हारा दिमाग 100% तो अडॉप्ट करता नहीं है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो छोड़ देता है। तो तुमने जब पढ़ा ही कम तो तुम्हारे विचार और कम, तुम्हारे विचार और कम तो तुम्हारे सेंटेंस और कम, और जो तुम्हारा सेंटेंस और कम तो तुम्हारा उत्तर भी क्या होगा, बाकी तो तुम समझदार हो। और जब तुम्हारा उत्तर कम तो आखिरी में जब तुम जोड़ोगे तो तुम जानते हो कि फिर तुम्हारा अंजाम वहां पर क्या होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो रियली में यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या जो आईएएस बनते हैं, वो बहुत विगोरस रीडर होते हैं, वो बहुत विविधता के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जितना वो पढ़ेंगे उतना उनके विचार क्या होंगे, नर्चर होंगे। उनको नए नए शब्दों के बारे में पता चलेगा, उनको शब्द संयोजन के बारे में पता चलेगा। राम जाता है श्याम खाता है, अब मैं इसको किस कला के साथ जोड़ूं कि इसको जो है सेंटेंस को जोड़कर एक साथ पिरो दूं। तो ये विचार जब आप पढ़ोगे तब आएगा, और ये वो ही काम होता है। इसीलिए न्यूज़पेपर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कहा भी जाता है कि आईएएस एस्पिरेंट की जो न्यूज़पेपर होता है वो उनकी आदत का हिस्सा होता है। आदत मतलब सुबह किसी को चाय पीने की आदत है, चाय ना मिले तो उसके सर में दर्द होने लगता है, ठीक है। किसी को जो है सुबह कसरत करने की आदत है, ना करे तो उसका बदन टूटता है। उसी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट की आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर उसको न्यूज़पेपर ना मिले तो ऐसा लगेगा वो भूखा है, बेचैन है, और तुम जब तक इसको आदत में लेकर नहीं आओगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारी एक प्रबुद्धता पैदा होगी, एक कॉन्टिन्यूटी पैदा होगी, एक समझ पैदा होगी, और ये समझ तुम्हारी कॉपी में दिखाई पड़ेगी। सो लिखने से पहले हम बहुत फोकस करते हैं, सर आंसर राइटिंग करना है। अरे आंसर राइटिंग तो बाद में करोगे, पहले अपने दिमाग में सीडिंग तो कर लो मेरे भाई। या कोई मेमोरी चिप है कि लास्ट में जाओगे 64 GB की डाल के चले गए और जाकर लिख के चले आए? अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद दिस मॉडल, राइट। अभी तो तुम्हें उसमें कमा के डालना पड़ेगा, पढ़ के डालना पड़ेगा, तो डाल लो पहले अभी। तो फर्स्ट यू नर्चर योर थॉट्स, देन यू राइट इट। बहुत से बच्चे आते हैं, सर ये आंसर लिखा है, काट देने का मन करता है, काट दो। सर काट क्यों दिया, इतना लंबा तो लिखा था। अरे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, मैं इस पे तुम्हें कितने नंबर दे दूं भाई?
एक ही बात को पहले घुमा के लिखा, फिर उसी बात को दोबारा घुमा के लिखा और कह रहे हो आंसर मैंने बहुत अच्छा लिखा, तो कहां तो मैं नंबर दे दूंगा मैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने विचारों को आगे लेकर जाना। ये बहुत खास बात होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। सो फर्स्ट रिलाई ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, पर्यावरण, बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर से ही तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाएगा, लेकिन 9th क्लास की एनसीईआरटी इसमें काफी अच्छा हेल्प करेगी, पहली बात। 7th क्लास की काफी हेल्प करेगी, और इसके साथ इग्नू की बुकलेट्स आती हैं, 2 पार्ट्स में आती हैं। ये दोनों पार्ट्स की बुक बहुत अच्छी रहेंगी। इसके बाद एक बुक आती है, इसके बाद जब पढ़ लो, इराक भरूचा की बुक आती है। राइट, इराक भरूचा की बुक है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर प्रिपेयरिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण को तैयार करने के लिए ये एक बहुत अच्छी किताब का मानी जाती है, और इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज, इग्नू मस्ट रीड, इसको जरूर पढ़िए। और इसके बाद इराक भरूचा, और न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आ रहा है। साइंस रिपोर्टर में एक स्पेशल इशू आता है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, स्पेशल आर्टिकल के नाम पे, उसको जरूर अपडेट करिए, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको जो है वो लेकर चलें। तो ये हमारे जो है वो बेसिक प्रिपरेशन की बुक्स रही, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप की बुक होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो हमारा यहाँ पर जो होता है बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। सो अब हमने सेकंड पार्ट कर लिया, हाउ टू डू राइट बुक, हाउ टू चूज राइट बुक्स। थर्ड वन इज, इसी का तीसरा हिस्सा है, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब आ गई, पहले मैंने क्या किया, मैंने पर्पस ढूंढ लिया कि भैया मैं बहुत जिज्ञासु हुआ, मैंने प्रश्न पूछे, अब मैंने सही किताब भी खरीद ली, पर इस किताब को मैं पढ़ूंगा कैसे। दैट इज द आर्ट। ये बहुत बड़ी कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। मुझे इस किताब को या इस न्यूज़पेपर को या इस मैगजीन को पढ़ना कैसे है। तो मैंने इसके लिए एक मेथड आप लोगों को पहले बताया था, दोबारा भी अब बता रहा हूं, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई भी बुक्स तुम्हारे हाथ में एक्स, ठीक, कोई बुक लाए हो, किसी के पास है, दो, लो ये दो। इस किताब का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, फैक्ट बेसिस अच्छी किताब है ये, पीटी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है। सो पहला तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है। एक तरीका हो सकता है हिस्ट्री की किताब है, अरे हिस्ट्री में तो बहुत कुछ आ जाता है। दूसरा, ये मॉडर्न इंडिया की बुक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आधुनिक भारत की किताब है। सो पहला क्वेश्चन आना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है। टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स मॉडर्न इंडिया है। और प्रिसाइज करना चाहो तो भाई पहला चैप्टर जो है वो इट इज ऑल अबाउट एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, भारत में यूरोपियन का आगमन, ये हमारा पहला टॉपिक है। सो मैं यहां पर विचार करूंगा कि उस समय यूरोपियंस भारत क्यों आए थे, भारत दर्शन के लिए आए थे, या भारत में कुछ ऐसी कारण मौजूद थे जिसकी वजह से इतनी दूर वो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका से घूमते उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। आखिर वो कौन सा कारण था, और केवल एक शक्ति नहीं कई शक्तियों ने भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया, तो भारत में वो कौन सी स्थितियां मौजूद थी। तो अब क्या हुआ, मैंने यहां पर सोचना शुरू किया कि बातचीत करने का विषय क्या है। दूसरा, हर चीज एक स्टेप में इवॉल्व करती है, अगर उसमें स्टेप में इवॉल्व करने की क्षमता नहीं है तो यूपीएससी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, सपोज दैट आज भारत में लोकतांत्रिक राजनीति है, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं पैदा हुई, ये बहुत लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत इसको जो है लेकर आया गया। अगर आज भारत में जो है वो समाजवाद और पूंजीवाद का एक बहुत जबरदस्त जो है एक मिक्सचर देखने को मिलता है, सो इसके पीछे हमारी एक लंबी क्या है, परंपरा रही है। तो यानी आप जिस भी विषय के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज इवॉल्व हुई है, और जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो उसके पीछे उसका एक लंबा कालक्रम जुड़ा होता है, उसके पीछे एक बहुत लंबा जो है क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस जुड़ा होता है। आप चाहे कितना भी बात कर लो, अगर कावेरी जल विवाद को समझना है तो मैसूर राज्य के साथ हुए समझौते तक आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
अगर भारत में आज स्त्रियों की दशा, जो गिरती हुई दशा है या बिगड़ता हुआ लिंगानुपात है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको बहुत पीछे जाकर पता करना पड़ेगा कि पर्दा प्रथा या भारत में जो स्त्रियों के खिलाफ जो सेगमेंट थे वो कहां से आए। और अगर काउंटर आर्गुमेंट ढूंढना है तो आपको यह भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या भारत में शुरुआती दौर से ही महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, क्या हमेशा पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। तो आप क्या करोगे, इनके काउंटर आर्गुमेंट्स ढूंढोगे। इसका मतलब है किसी भी चीज के पीछे आपका एक जो क्रमिक इतिहास है वो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। क्रमिक इतिहास, चीज कब हुई, chronological सीक्वेंस में, when you are not writing anything, do you have capability to remember anything? मुझसे ये मत कहना, क्योंकि मैं जानता हूं माइंड एक्सपर्ट के तौर पे 80 अभी 24 घंटे के अंदर हम किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भाग भूल जाएंगे। और ये तुम्हारे और मेरे नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये तमाम जो दिमागी वैज्ञानिक कहते हैं। सो इसी बात को मैं तुम्हारे तोड़ना चाहता हूं। ऑल ऑफ यू हैव द वन डिजीज, एक बीमारी है तुम लोगों के अंदर, और वो बीमारी है पैसिव स्टडी की। यू केम टू द क्लासेस की आज कुछ सुनेंगे, आज कुछ लिखेंगे, बट तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा है, तुमने क्या सुना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द थिंग यू रिमेंबर, वही सब कुछ है, वही आप जाकर एग्जाम में कर पाओगे। और रिमेंबर का एक सिद्धांत होता है, आई डू आई लर्न। जब तक तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे डू का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, एक्सपीरियंस, जब तक तुम्हारे एक्सपीरियंस में नहीं आएगी तब तक तुम उसे लर्न नहीं कर पाओगे। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई रीड, आई फॉरगेट, आई डू, आई लर्न। राइट, अगर मैंने उसको एक्सपीरियंस में डाल दिया तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं सीख जाऊंगा। सुन रहे हो, नोट्स मैंने कुछ भी लिख रहे हो, तो ये तुम्हारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं। ये सेमिनार तुम्हारे लिए सिर्फ जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने का तरीका है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत कीमती है ये समय, इसके विषय में बात करना है। सो अगला हम कब ये हुआ, कहां हुआ, किस क्रम में हुआ, व्हाट आर द सीक्वेंसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन पूछोगे जो यूपीएससी का अगली मेच्योरिटी आती है। नाउ यू हैव एबिलिटी टू मेक योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, कन्वर्ट इनटू नॉलेज। अब अगला चरण होता है, यूपीएससी में ध्यान रखना, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं पूछी जाती। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, वो कोई भी जरूरत जबरदस्ती के फैक्ट नहीं पूछता है, अनटिल अनलेस जब तक उसके पीछे कारण नहीं छुपे होते। यू हैव एबिलिटी टू फाइंड द रीजंस। इस पूरी बात के पीछे कारण क्या है। सपोज दैट यू स्टडीड दिस पर्टिकुलर बुक और विपिन चंद्रा XYZ, यू फाइंड कि भैया गांधी ने फलाना आंदोलन इस सन में किया, गांधी ने दांडी मार्च किया, ठीक है। अब गांधी ने दांडी मार्च किया, आपने क्या किया, सन याद कर लिया, कहां से कहां तक ये कर लिया था, किस कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, उस समय जो है आपका जो है वो अंग्रेजों का हेड कौन था, ये आपको याद हो गया, सारा आपने याद कर लिया। बट यू बेसिकली आस्क द क्वेश्चन कि दांडी यात्रा, गांधी इतने दूरी तक पैदल क्यों गए और दांडी यात्रा के मैसेज क्या थे। अब ये किताब में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, यू नीड टू फाइंड इट, यू हैव टू सर्च इट कि आखिर कोई गांधी जो आंदोलन कर रहे थे, गांधी के इस आंदोलन के पीछे मेन थीम क्या था, और गांधी क्यों बार बार कहते थे कि राजनीतिक आजादी से पहले मुझे सामाजिक आजादी चाहिए। आखिर ऐसी दशाएं क्या थी हमारे देश में कि गांधी को इस तरह के अहिंसक आंदोलनों में लोगों को क्या करना पड़ा था, बड़े पैमाने पर चरखा चलाकर सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से जोड़ना क्यों चाहते थे। क्योंकि गांधी को पता था कि देश को अगर एक अंग्रेजों के खिलाफ एक शक्ति के रूप में जोड़ना है तो पहले हमारी पहचानों को क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। एक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो पहचाने, जो आइडेंटिटीज थी वो बहुत ही स्मॉलर थी। अरे तुम बंगाली, मैं बिहारी, तुम फलाना, तुम ढेकाना, तुम इस धर्म के, तुम उस धर्म के, और छोड़ो एक ही धर्म में तुम इस जाति के और मैं इस जाति का। छुआछूत जैसी जो है वो भयानक बीमारियां हमारे समाज में थी, सती प्रथा जैसी चीजें थी, बाल विवाह जैसी चीजें थी, और इतना बिखरा हुआ समाज अंग्रेजों जैसी प्रोग्रेसिव शक्ति से कैसे लड़ सकता था, नहीं लड़ सकता। तो पहले तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, यूनाइटेड करना पड़ेगा। और यूनाइटेड तब होगे जब तुम्हारे बीच के विभाजन क्या होंगे, बारीक होने शुरू हो जाएंगे। और बारीक होने के लिए जरूरी है कि आप नीचे की तरफ ना देखकर ऊपर की तरफ देखना शुरू करो, क्योंकि जब नीचे देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, देखो ये लाइनें जो हैं ये एक बॉक्स एक दूसरे के साथ बने हो, जैसे इन टाइल्स में, तो तुम इस टाइल्स पे खड़े हो और मैं इस टाइल्स पे खड़ा हूं। नीचे देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें ये लाइनें दिखाई पड़ेंगी, अरे भाई तुम्हारी पीली वाली टाइल्स तुम्हारी और सफेद वाली मेरी है। यही तो भारतीय समाज था। लेकिन जब हम और तुम सभी लोग मिलकर अपनी टाइल्सों को भूलकर एक परम लक्ष्य की तरफ देखना शुरू करें, एक अपनी राजनीति की ऊंचाई पर जाना शुरू करें, तो इन टाइलों के अंदर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे।
और हम एक परम उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करेंगे, और वो होगा राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। और जब मैं और तुम एक तरफ देख रहे होंगे और एक भावना के साथ देख रहे होंगे, और हो सकता है कि देखते देखते मैं तुम्हारे टाइल में पैर रख दूं और तुम मेरी टाइल में पैर रख दो। सिंपल, क्योंकि हम किधर देख रहे हैं? हमारा परम लक्ष्य ऊपर की तरफ है। हम राष्ट्रीयता को देख रहे हैं, हम देशभक्ति को देख रहे हैं। तो हमारे ये छोटे छोटे बंगाली, बिहारी, ऊपर जात, नीची जात, अस्पृश्यता, ये क्या होंगे? ये गुण जो है मिटने शुरू हो जाएंगे। और जब ये मिट जाएंगे तो पूरा समाज क्या हो जाएगा? पूरा देश जो है वो एक एकीकरण में आ जाएगा, और उनको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे अपने लोग नहीं, वो ब्रिटिश शक्ति है। पहले उसको भगा लो, फिर हम बात करेंगे। So these are the reasons, and you have to study lot, you have to think lot। बहुत सोचना पड़ेगा तुम्हें, तब कहीं जाकर तुम्हें वो कारण पता करेंगे। बट गारंटी के साथ कह रहा हूं, when you have the ability to ask the reason or find the reason, जिस दिन तुम्हारे पास कारणों को ढूंढने का एक गुण आ जाएगा, उस दिन यूपीएससी तुम्हें खुद ही कहोगे सर बहुत सरल एग्जाम है, और एकदम बने बनाए क्वेश्चन पूछते हैं, इनका तो एकदम सेट है पैटर्न। बट यहां तक पहुंचो तो, यहां तक पहुंचो तो। और अगला चरण आता है प्रभाव, इफेक्ट्स। उससे भी पहले एक कारण आता है समझ, प्रक्रिया। कारण के बाद आती है प्रक्रिया, प्रोसेस। क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रक्रिया के अपने अंतिम चरण पे नहीं पहुंचती है। तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारे पास कारण बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुजरना तो तुम्हें एक प्रक्रिया से पड़ेगा ना। तुम कितने भी बड़े तोपची हो, पीटी, मेंस और इंटरव्यू देकर ही अंदर जाओगे। सो एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। गांधी को अगर आंदोलन प्राप्त करना था तो गांधी के पास और भी बड़ा सेगमेंट था। 20 करोड़ से ऊपर की आबादी, सभी हिंसक हो जाते, मार के खत्म करते अंग्रेजों को। लेकिन गांधी ने क्या चुना? अहिंसा। अहिंसा चुनी। तो कुछ गांधी के कारण रहे होंगे ना। बोले हिंसक समाज खुद ही को खा जाएगा, तो एक बार इनको जो है वो हायर वैल्यू की तरफ लेकर जाओ, इनको अहिंसक आंदोलन की तरफ लेकर जाओ, जहां ये न सिर्फ राजनीतिक आजादी को हासिल कर सके, इसको क्या कर सके? अपने सोशल इविल्स को, बुराइयों को खत्म कर सके। और गांधी ने एक लंबी प्रक्रिया तय की थी। गांधी ने कहा पहले स्वयं को अनुशासित करो। महिला ढोने की कुप्रथा थी, गांधी ने क्या किया? खुद से अपने टॉयलेट साफ किए कि नहीं साफ किए? और खुद को साफ किए इसलिए अपनी पत्नी से भी बोला कि टॉयलेट साफ करना है तुम्हें अपना स्वयं, जबकि उस समय के समाज में ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। गांधी ने पहले स्वयं के अपने राजसी वस्त्र तागे, बोले तब हम अपने देश के आखिरी इंसान के साथ बैठ पाएंगे। गांधी ने कहा कि पहले इनको जो है अंग्रेजों की आर्थिक गुलामी से आजाद करना है, इनको खुद से चरखा काटना सिखाओ, इनको अपने जो है अपने देश से प्रेम करना, अपनी चीजों से प्रेम करना सिखाओ। जब ये स्वनिर्भर हो जाएंगे तब जाकर इनके अंदर राजनीतिक चेतना जन्म लेगी, एक पॉलिटिकल जो सेगमेंट जन्म लेगा, और इसी को बोलते हैं प्रक्रिया। इसी को बोलते हैं प्रक्रिया। ये हर चीज में है, ये पॉलिटी में है, ये इकोनॉमी में है, ये साइंस में है, हर जगह ये प्रक्रिया है। सो अगले चरण में आपको क्या ढूंढना है? प्रक्रिया। फिर आपको जानना है प्रभाव। जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसके इफेक्ट्स क्या होंगे प्राकृतिक जगत में, यानी इन द नेचर, और मानव जगत में, इन द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, इसके क्या क्या प्रभाव मेरे सामने आएंगे। और इसको जानने के बाद अब आ जाते हैं आप परम गुणों में, जहां पर ट्रूली वो 10% स्टूडेंट होते हैं जो यहां पहुंचते हैं, यानी उनके अंदर आ जाती है मूल्यांकन करने की क्षमता, इवैल्यूएशन। क्वेश्चन देखा होगा ना यूपीएससी में, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। ठीक है, कि भारत का चीन के साथ संबंध, इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, तर्क सहित उत्तर दें। पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, वो क्या होता है? मूल्यांकन करने की क्षमता आ जाती है। और मूल्यांकन करने की क्षमता इन सभी के बाद आती है। आप डायरेक्टली मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि किसी एक टुकड़े, एक किसी बॉक्स को, किसी भी एक रहस्य को, किसी भी एक सेगमेंट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। और टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने के बाद, अच्छा नेहरू और गांधी में इसलिए विवाद था, जो आर्थिक राजनीति को लेकर गांधी चाहते थे ग्राम स्वराज हो, और नेहरू चाहते थे भारत जो है वो बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े उद्योगों की तरफ जाए। सो क्या होगा? इस इंफॉर्मेशन को जब तुम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, तभी तुम्हारे अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता पैदा होगी। फिर चाहे वो भारत चीन विवाद पर बात करे, भारत को मालदीव में
प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जो है मूल्यांकन करें। मालदीव का जो संकट हो रहा है राजनीतिक, भारत को उसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना चाहिए या कूटनीतिक हस्तक्षेप, ये सारी चीजों की जो क्षमता होगी ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ जाएगी, बिकॉज तुमने उससे पहले के सारी चीजों को क्या किया था, इवेल्युएट किया था। तुमने मालदीव के इशू के विषय में समझा था, उसके क्रमिक इतिहास के बारे में समझा था, उसके यहां के होने वाले उठापटक के कारणों को समझा था, भारत के प्रवेश करने या ना करने या भारतीय राजनीति में जो है उसके प्रभावों को आपने समझा था, उस प्रक्रिया को समझा था जो उसके देश में चल रही है। अब आप बहुत आसानी से मूल्यांकन कर जाओगे और यकीन मानो ओनली 10% स्टूडेंट्स हैव दिस एबिलिटी। समटाइम्स वी डायरेक्टली जंप, कई बार हमसे बच्चे पूछते सर ये वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अरे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इन सभी क्वेश्चन का क्या है, आउटकम है। ये तुम्हारी बौद्धिकता है, जब तुम तौलना सीख जाओगे ये या ये। सो दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। इसका अगला जो सेगमेंट होता है वो होता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का यहां मतलब होता है वो सेगमेंट जो विचारों को जन्म देता है। गांधी इज नॉट अ पर्सन। When I discuss about the Gandhi, it is not a person, a political person नहीं है। गांधी इज अ पर्सनैलिटी, कि गांधी एक विचार है। गांधी का विचार ग्राम स्वराज में है, गांधी का विचार भारत की अर्थव्यवस्था में है, गांधी का विचार भारत की पॉलिटी में है, डीपीएसपी में, गांधी का विचार पर्यावरण में है। गांधी कहां नहीं है। When I study about the Nehru, Nehru is not a person, Nehru is a personality। जो कहते हैं कि भारत बड़े उद्योगों का सेगमेंट होना चाहिए, जो भारत को पंचशील की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आज तुम पढ़ना चाहते हो कि भारत जो है वो मालदीव में जो है वो हस्तक्षेप करे या ना करे, एमएसआर यानी मैरीटाइम सिल्क रूट का, जैसे हम लोग कहते हैं वन रोड वन बेल्ट, ओबोर, भारत उसका पार्ट बने या ना बने, तो उसके लिए तुम्हें भारत के प्रधानमंत्रियों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रधानमंत्री की अपनी एक खास छाप रही है। जिस नेहरू ने पंचशील सिद्धांत के बारे में बात किया, जिसने जो है उस तनाव के मुद्दे में नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ा, उन्हीं की बेटी ने सबसे पहले क्या किया, पड़ोसी के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया और बांग्लादेश विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या नहीं निभाई, और यही लीजेसी उनके पुत्र भी लेकर चलते हैं। सो ये दो क्या है, भले चाहे ये पिता पुत्री थे, लेकिन इन दोनों का अपने पड़ोसियों के संदर्भ में क्या था, बिल्कुल ही अलग डायमेंशन था। और आगे चलकर गुजराल आते हैं तो गुजराल कहते हैं कि गुजराल डॉक्ट्राइन के अंतर्गत भारत को बड़े भाई के समान व्यवहार करना पड़ेगा और भारत को जो है वो प्राप्त करने से ज्यादा देने की तरफ जाना पड़ेगा, और वहां पर वो लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या करते हैं, उसका जो है सेगमेंट रखते हैं। और किसी भी रूप में क्या होता है, गुजराल डॉक्ट्राइन सबसे ज्यादा फेमस डॉक्ट्राइन के रूप में, सिद्धांत के रूप में निकलकर सामने आती है। सो एक्चुअली में ये जो व्यक्तित्व होते हैं, इनकी विचारधाराएं जो होती हैं, ये हमारे आंसर राइटिंग, हमारे पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सो व्यक्तित्वों का अध्ययन आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी बड़े जन आंदोलन को जन्म ले रहा है, कल को मान लो पर्यावरण को लेकर, वायु प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है, और कोई व्यक्ति जो है वो क्या होता है, इस अपने जो है सेगमेंट को लेकर बाहर आता है कि मैं वायु प्रदूषण के खिलाफ अंत तक लड़ूंगा, और वो इसको जन आंदोलन में बदल देता है। और कल मान लीजिए, आज भले चाहे हमें लग रहा है कोई बहुत बड़ी अंगड़ाई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 5 या 10 साल में क्या हो गया, वायु प्रदूषण को लेकर या संसार के प्रदूषण को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो जाए बहुत बड़ा, और वो व्यक्ति जो आज सामान्य सा है वो क्या हुआ, कल को एक बहुत बड़ा वैश्विक लीडर के रूप में हमारे सामने निकल कर आए, और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या हुआ, वो एक पॉइनियर बन जाए, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए। सो हमें उसके विचारों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर इस युद्ध के पीछे, इस लड़ाई के पीछे, इस संघर्ष के पीछे इसकी कौन सी विचारधारा काम कर रही है, क्योंकि जो लोग उनके पीछे जुड़े हैं वो व्यक्तियों के पीछे नहीं जुड़ते, वो विचारधाराओं के पीछे जुड़ते हैं। और ऐसी विचारधाराएं, ऐसी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, वो जनमानस को प्रभावित करती हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले जाओ, जब पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, हर तरफ स्कैम दिखाई पड़ते थे। एक गांधी टोपी पहने हुआ एक भूतपूर्व सैनिक अन्ना हजारे जाकर रामलीला मैदान में जो है वो क्या करता है, अनशन करता है, और देखते ही देखते पूरा देश उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और भ्रष्टाचार ऐसा लगता है कि हर आदमी उससे प्रताड़ित है, और क्या होता है, लोग उसके पीछे बात करना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति के पीछे नहीं गए थे, क्या था उसके शरीर में, ना तो 6 पैक ऐप थे, ना सलमान खान जैसी बॉडी थी, कुछ नहीं था, बट उसके पास थी आइडियोलॉजी। लोगों ने उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस किया कि जो मैं सोचता हूं वो व्यक्ति करने का हौसला रखता है। तो उन्होंने अपना काम धाम छोड़ा और वो क्या हुआ, रामलीला मैदान में चले गए, और धीरे धीरे देखते देखते वो एक जन आंदोलन में प्रवेश कर गया, और भारत की पूरी जनता जो मुखर होकर भ्रष्टाचार के विरोध में बात करना शुरू करती है।
एक बहुत बड़ी अंगड़ाई है। आज से 10 साल या 20 साल बाद जब पढ़ोगे तो ये हमारे पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां हमने भ्रष्टाचार को एक्सेप्टेड नॉन के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया था और जनमानस की आवाज में इसको हम लेकर गए थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको व्यक्तित्वों का बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है यूपीएससी में। एंड द लास्ट वन इज डिफिनीशन या परिभाषा। कई चीजों के मतलब बहुत गहरे होते हैं, कई परिभाषाएं बहुत गहरी होती हैं। अगर आप इनके सही मतलब नहीं जान पाए, डेफिनेशंस को आप नहीं समझ पाए, तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे बात हुई कि पंजाब नेशनल बैंक में जो घोटाला हुआ, ठीक है, तो उसमें जो है क्रोनी कैपिटलिज्म का बड़ा हाथ है। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी अनुमति बिना राजनेताओं के या बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। बात आई कि क्रोनी कैपिटलिज्म है। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, कितने का घोटाला हुआ, किसने किया, कहां भाग कर गया, स्विफ्ट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं, सारी चीजें आपने रट के बैठ ली। बट आपको ये पता ही नहीं कि क्रोनी कैपिटलिज्म कहते किसको। सारी कहानी खत्म, सारी कहानी खत्म। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने रट लिया कि वन रिपोर्ट में कितना % वन बढ़ा, कहां वन घटा, किस राज्य में कितना वन है, ठीक है, किस सैटेलाइट से नापा गया, सब आपने पढ़ लिया, आपकी विद्वता पे कोई शक नहीं है। और जैसे ही अंदर पहुंचे उन्होंने कहा कि वन रिपोर्ट में जो कैटेगरीज आई हैं, खुले वन और सघन वन, इनकी परिभाषा दें। मतलब आप खुले वन और सघन वनों से क्या समझते हैं। अब आपने सब कुछ पढ़ा, बस आपको ये नहीं पता कि इसकी परिभाषा में किसे हम सघन वन कहेंगे और किसे खुला वन कहेंगे, किसे ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं। सारा खेल क्या हो जाएगा आपका। आगे की विद्वता के लिए आपको समय नहीं देंगे कि आप बताएं सर मुझे एक एक आंकड़ा याद है, एक एक राज्य का पूछ लीजिए, मुझे एक एक राज्य का याद है। बोले बेटा बाद में सुनाना, अभी तो जो हमने बेसिक चीज पूछी हो तो आपको पता नहीं वन कहते किसको हैं। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप रट्टू तोता हो। तो रट्टू तोताओं को तो वैसे भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अवॉइड करा रहे हैं। उन्हें तो नए लड़के चाहिए, सोच वाले लड़के चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि कम उम्र में डीएम बनाओ भाई। ये 40 साल का वाला जो डीएम बन के क्या करेगा, फैमिली का टेंशन उस बेचारे के ऊपर। नया लड़का होगा, ये देश के लिए कुछ करेगा, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सच्चाई है ये, वो कम उम्र के बच्चों को जो है अब बहुत तेजी से अंदर ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अभी वो फ्रेश है, उसका दिमाग जो है क्यूरियस है, अंदर आ जाओ। तो तुम कितने आंकड़े रट कर आए यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या बेसिक चीजों के प्रति जागरूक हो या नहीं। क्लियर। अब चाहे तुम कोई मैगजीन पढ़ो और चाहे कोई बुक पढ़ो, पढ़ाई इसी माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन इस माध्यम में एक ही खतरा है, और वो खतरा है तुम्हें लगना पड़ेगा। ये स्किल है, और मैं हमेशा कहता हूं मैं तुम्हें स्किल सिखा सकता हूं, जादू नहीं। ना मेरे पास कोई ताबीज है और ना मेरे पास कोई कैप्सूल है जो मैं तुम्हें बांध के दे दूंगा, तुम गटकोगे और बहुत बड़े स्टूडेंट बन जाओगे। मैं तुम्हें स्किल दे सकता हूं। और मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी जो है वो B2D है, बर्थ टू डेथ। तो बर्थ और डेथ ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। B और D के बीच में एक अल्फाबेट होता है, C मतलब चॉइस। ठीक है, ये हमारे हाथ में। चॉइस, चुनाव, ये हमारे हाथ में है। हम कहां पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम चुनाव क्या करते हैं। मैं लीनियर स्टडी करूंगा या इस तरह स्टडी करूंगा, चुनाव है। चुनना चाहो चुन लो। कल मैथ था, हो सकता है तुम 4 या 5 घंटे देख गए हो, और हो सकता है तुम 4 या 5 घंटे जो है वो अपनी रिवीजन कर सकते थे। चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम सुबह हो सकता है बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 2 घंटा और सो लेते हैं यार, और एक स्टूडेंट होगा नहीं मेरे को सुबह उठना है क्योंकि मुझे रिवीजन करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरा सेगमेंट है। एंड योर लाइफ इज टोटली डिटरमाइंड बाय योर चॉइसेस। तुम क्या होगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनते हो। राइट। जब तुम इस मेथड में पढ़ने बैठोगे तुम्हें बहुत उलझन होगी, पहले बता दे रहा हूं, ये खतरा है। क्यों? तुम्हारी आदत पड़ी हुई है किताब खोलकर रेस लगाने की। 200 पेज की किताब 4 दिन में खत्म होनी चाहिए, ये तो रोक देगा। अरे ओजांग सर तो बहुत बड़ा खतरा है यार, दिन भर में 10 पेज भी खत्म नहीं करने देते। वो कहते हैं क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लिखो, क्यूरियोसिटी पैदा करो, स्ट्रक्चर करो, रीजन ढूंढो। रीजन तो इस किताब में मिल ही नहीं रहा, 2 किताबें और ढूंढनी पड़ रही हैं। टीचर से बात करना पड़ता है रोज मेरे को आधा घंटा बैठ के। यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे बढ़िया मेरा पहले वाला सिस्टम अच्छा था, 200 पेज में पढ़ लेता था, 5-6 दिन में किताब खत्म हो जाती थी। बट सवाल है कि उस किताब को खत्म करके करोगे क्या?
तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा? कुछ नहीं, नथिंग। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, एक बार की तकलीफ है, लेकिन कल को यूपीएससी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो तुम उसके लिए क्या हो? प्रॉपरली तैयार। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स।